दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, तो अंत तक बने रहिएगा। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। थैंक यू। कैसा रहा मैम इंटरव्यू, अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या नाम है, अटेम्प्ट कौन सा है, मीडियम क्या आपका? मेरा नाम जूही दास है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू। तीसरा इंटरव्यू रहा। जी। कैसा इंटरव्यू रहा मैम? इंटरव्यू ड्यूरेशन से थोड़ा कम ही था, 20-21 मिनट्स का था एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा रहा सब कुछ। मोस्ट ऑफ डैफ के अलॉन्ग ही था। मेरे बीटेक के जो डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसी से सवाल किए गए थे। अच्छा, तो बैकग्राउंड एजुकेशनल है, तो बीटेक किया आपने? जी जी। अच्छा। तो मैडम बीटेक से भी रिलेटेड सवाल रहे हैं आपके ग्रेजुएशन से? मोस्ट ऑफ द सवाल मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही रहे हैं इस बार। अच्छा, प्री आपका 3 बार निकला है लगातार। जी। पहली बार नहीं हुआ शायद? जी, पहली बार नहीं हुआ था। 3 मेंस हुए, तीनों इंटरव्यू हुए आपके। जी। तो प्री की क्या रणनीति होती है और क्या तैयारियां थी, आप कैसे कर रहे थे? प्री मेरा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इतना लगा लिया था कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम मसल मेमोरी में आ जाता है कि कौन सा सही होगा, क्या गलत होगा, तो वो एनालाइज करने में ईजी हो जाता है। इट्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई थिंक एंड एनालिसिस आफ्टर गिविंग एवरी मॉक। अच्छा, मॉक ज़्यादा दे रहे थे? हाँ, घर पे बैठ के ही मॉक दे रहे थे और उसके बाद उसको एनालाइज कर रहे थे। अच्छा, इसी से। कोचिंग भी ले रहे थे या सेल्फ कर रहे थे? नहीं, सेल्फ है मेरा घर वाले एरिया में कोचिंग की फैसिलिटी सब नहीं है। अच्छा, केवल आप तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहे थे आप? नहीं, मेरी तैयारी है, बीटेक के बाद से तैयारी है। बीटेक के बाद से तैयारी है। जी। 3 अटेम्प्ट, 3 इंटरव्यू हो चुके हैं आपके। जी। अच्छा, तो पीवाईक्यू कितने सालों के आप लगाए आप प्री के लिए? 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स को 2-3 बार लगा लिया अब तक। 2-3 बार लगा चुके हैं। हाँ। तो पीवाईक्यू से क्या तरीका रहता था एनालिसिस करने का, कैसे लगाते थे? पीवाईक्यू से फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट में ये सब सब्जेक्ट में ज़्यादा हेल्प होता है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन एलिमिनेशन में काम आता है। जी। जैसे एलिमिनेशन भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है यूपीएससी प्री में, लेकिन फिर भी वो टेक्निक की किस वर्ड में जवाब छुपा हुआ है वो पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू हो जाता है। अच्छा मैडम, सीसेट की बात करें, सीसेट में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मेरा 100+ ही रहता है सीसेट में। कोई दिक्कत नहीं 100+ रहता था। तो सीसेट में बहुत सारे छात्रों का नहीं हो पाता है। जी। जीएस हो जाता है, सीसेट नहीं हो पाता है। तो कौन से ऐसे कोर पॉइंट हैं, या बोले तो कौन सा ऐसा पार्ट है मैथ का हो या रीजनिंग का हो जहाँ से हम ज़्यादातर क्वेश्चन कर सकते हैं और सीसेट निकाला जा सकता है? सबका सीसेट का अलग अलग एनालिसिस होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं। मेरा इंग्लिश का एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है जी। तो मैं इंग्लिश के सारे सवाल करती हूँ। उसके बाद मैथ्स के जो मुझे आते हैं वो 15 to 17 क्वेश्चंस लगाने के बाद वो 100 के आसपास कट ऑफ, मतलब वो पहुँच जाता है। फिर इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छा रखने से मेरा हो जा रहा है। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे आप हर बार? लगभग 45 के आसपास। अच्छा, 45 के आसपास। हाँ। सीसेट और जीएस का? जीएस का मेरा इस साल अटेम्प्ट रहा है 82, सबसे कम अटेम्प्ट इस साल ही रहा है। बट येट सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरा जीएस में इस साल ही अप्रॉक्स 125+ है। अच्छा। इस साल। और लास्ट ईयर 90, लास्ट ईयर इट वाज 102। तो लास्ट ईयर मेरा अटेम्प्ट 88 रहा, इस साल 82 रहा। इस बार एक्यूरेसी ज़्यादा था। अच्छा मैडम, एनसीईआरटी का कितना रोल कहेंगे? एनसीईआरटी कैसे तैयार करना चाहिए, या आपने की है या छोड़ी, स्किप किया है? सर, मैंने एनसीईआरटी सेलेक्टिव पढ़ा है, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए पढ़ा है, हिस्ट्री के लिए पढ़ा है। मैक्सिमम मैंने छोड़ा है क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड बुक्स में भी कवर हो जाते हैं। मेरा मैक्सिमम फोकस प्रैक्टिस में ही रहा है, तो प्रैक्टिस का सोल्यूशन में ही मैक्सिमम बुक मेरा वैसे ही कवर हुआ है। अच्छा, 2026 वाला अभी प्री नज़दीक है जी। इस समय से क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे थे? सर, लास्ट ईयर तो इस समय मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रही थी, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने प्री का तैयारी वापस से स्टार्ट किया। अच्छा। तो इस साल मैं इस टाइम पे तो इंटरव्यू का तैयारी चल रहा था मेरा। अच्छा, जो प्री देने वाले हैं उनके लिए अभी क्या क्या ध्यान देना चाहिए? शुरुआत में पहली बार ही प्री दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इस बार अभी से? आई थिंक रिवीजन इंपॉर्टेंट है बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स का, लेकिन एट द सेम टाइम हर दिन 80+, 100+ क्वेश्चंस हर दिन लगाना, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रैक्टिस करना आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। अच्छा, ये बताइए मैडम कि हम एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यू का, तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन से ही आप करते थे कि क्या तरीका रहता था आपका वो करने का पीवाईक्यू का प्री के लिए खासकर?
सर ये भी सेलेक्टिव ही होता है, जैसे सारा ऑप्शन उतना करना ज़रूरी नहीं है हर एक ऑप्शन को। जो ऑप्शन लगता है कि कुछ टेक्निकल टर्म है या यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ सकता है, वो सब एनालाइज करने से हो जाता है। लेकिन हर एक क्वेश्चन कैसे बैठ के, और ऐसे बहुत से कोचिंग होते हैं यूट्यूब में भी जो ऐसा करवा देते हैं, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम कम होता है, सेल्फ उतना एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे आप। अच्छा, ऑप्शनल क्या बताया आपने? सर एंथ्रोपोलॉजी था। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कैसे तैयार किया आपने? सो ऑप्शनल्स के लिए टेलीग्राम में मटेरियल्स के थ्रू तैयारी किया। ये हमको लगता है कि मेरे लिए ये डिसएडवांटेज रहा कि मैंने एक प्रॉपर कोचिंग नहीं लिया ऑप्शनल का, तो मैं मटेरियल्स के थ्रू ही की। तो इस साल जाके थोड़ा बहुत मेरा पेपर कंप्लीट होने में हेल्प हुआ। लास्ट 2 साल से मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था इसी वजह से, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ को फॉर्मली पढ़ा नहीं था ठीक से। तो आई थिंक ऑप्शनल के लिए एक प्रॉपर कोचिंग, एट द सेम टाइम PYQ का सोल्यूशंस आपका खुद के हाथ के लिखे हुए होने चाहिए। अच्छा, और इसके बाद आंसर राइटिंग भी आप कर रहे होंगे, तो आंसर राइटिंग कैसे करते थे? कोई टिप्स आप बताना चाहें, तरीका क्या रहता था आंसर राइटिंग का? सर स्टार्टिंग में तो आंसर राइटिंग बहुत इनर्शिया रहता है, नहीं लिखा जाता है, बट हर दिन लिखते लिखते ही वो परफेक्ट होने लग जाता है। फिर कुछ मेंटर से एनालाइज कराने में कि और क्या बेटर हो सकता था। AI का भी यूज़ कर सकते हैं आप कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को ऐड करने के लिए, कुछ डेटा को ऐड करने के लिए। तो आंसर राइटिंग एट द सेम टाइम मॉक टाइम्ड इन्वायरमेंट में देने से फ़ायदा होता है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयार किया? मैगजीन, न्यूज़पेपर या दोनों से? सर न्यूज़पेपर मैं सिर्फ इंटरव्यू के पहले पढ़ती हूँ। ओवर द पीरियड थोड़ा बहुत मैगजीन विजन का और दृष्टि का हर दिन करंट अफेयर शाम के टाइम पे आ जाता है, तो वो। अच्छा, तो इसके लिए केवल पढ़ते थे आप, नोट्स भी बनाते थे करंट अफेयर्स में? सर नोट्स मेरा बहुत सेलेक्टिव, जैसे सिर्फ डेटा और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का ही नोट्स होता था। मेरा नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में है, मतलब एक्सेल शीट पे, मतलब कुछ नया टर्म्स मिल गया तो उसको ऐड कर लिया। फुल लाइंस नहीं लिखती थी मैं, तो इसकी वजह से वो अपडेट होते रह गया हूँ। और कुछ नया चीज़ मिला, कुछ ओल्ड चीज़ अगर ख़त्म हो तो डिलीट करना, ऐड करना, इस टाइप से चला मेरा नोट्स। अच्छा, ऐसे एथिक्स के लिए कैसा तैयार किया? सर ऐसे के लिए मैंने मल्टीपल एसेस लिखे हैं, तो चेक करवाए हैं। एट द सेम टाइम फिर AI, ChatGPT, जेमिनी के थ्रू उससे टर्मिनोलॉजीज़, सेंटेंसेस अच्छा बनाना, उससे बहुत हेल्प मिला मुझे। और एथिक्स के लिए सब फिर वही टर्मिनोलॉजीज़ का कलेक्शन 2-3 पेज में, और आंसर्स में उसको यूज़ करना, वो सारे टर्म्स को, वो एग्जाम्पल्स को कोट करना। एंड एथिक्स में सब पेपर कंप्लीशन ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो सही टाइम पे पेपर कंप्लीट करना और टर्म्स को यूज़ करना वही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा मैडम, तीसरी बार आपका इंटरव्यू है ये? यस सर। अच्छा, पिछली बार क्या आपको ऐसा लगा, क्या कमियाँ लगी मेंस में या इंटरव्यू में? कम नंबर, क्या कहना चाहिए? सर मेरा मेंस में ही कम रहा था, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 30 मार्क्स छूट गया था ऑप्शनल में, ऑप्शनल पेपर 1 में, तो उसकी वजह से मेरा कट ऑफ से 6 मार्क्स की वजह से फाइनल में रह गया। इंटरव्यू वाज और अच्छा हो सकता था, लेकिन एवरेज लाइन पे ही गया। हाँ, तो ऑप्शनल जो रहा उसमें कम रहे थे आप? कम रहे थे, हाँ सर। इस बार आपका सही गया था? सर होपिंग कि पेपर तो सही गया था, सब डिपेंड करता है लक पे भी। नहीं, इस बार हो ही जाएगा मैडम, बिल्कुल हमें उम्मीद है, क्योंकि तीसरी बार जो लगातार होता है तो कहीं ना कहीं सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए मैडम कि एक बार फिर से हम प्री की ओर जाते हैं, क्योंकि प्री काफ़ी बच्चे पूछते हैं, प्री नहीं हो पाता है, वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो प्री में कौन कौन से GS पेपर में कौन कौन से ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं? यस सर, कोर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स, तो ये क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं इसको, तो ये तो कोर हो गया। लेकिन इसके बाद क्योंकि कट ऑफ से थोड़ा मार्क्स नीचे रहने से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए सर मुझे लगता है साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट ये की रोल प्ले कर रहा है। प्लेसेस एंड न्यूज़, ये सब टॉपिक थोड़ा हम लोग लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, 20 क्वेश्चंस के आसपास ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आ रहे हैं, तो इस पर फोकस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सर कोर सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से बेस तैयार हो, तो ये लास्ट वाला टाइम जो होता है ना, तो वो आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, तो वो आप अगर, तो वो आपको एज दे देगा। अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन सही करके आप एज ला सकते हो। अच्छा, मॉक हम देते हैं, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में हमें क्या तरीका होता है? जैसे कि हमने दे दिया, इसके बाद आप क्या करते थे देने के बाद? सब उसके बाद तो उस दिन शाम में और अगला दिन तो पूरा मॉक एनालिसिस में चला जाता था। मेरा प्राइमरी सोर्स मॉक का जो सोल्यूशन है वही रहा है, तो जैसे कि जो क्वेश्चन सही हुए उसके भी सॉल्यूशंस मैं पढ़ती थी, और जो गलत हुए उसको भी पढ़ती थी, और उसमें कुछ नया अगर चीज़ मिलता था जो मुझे लगता था मुझे याद नहीं रहेगा, तो उसको मैं फिर वो एक्सेल शीट में ऐड कर लेती थी।
फाइनल सिंगल लाइनर डिवीज़न के लिए। अच्छा, इस समय आपने कितने मॉक दिए थे? अभी जैसे ये समय चल रहा है, इस समय के बाद से प्री के लिए कितने मॉक दे रहे थे आप? सर मेरा जो पहली बार प्री हुआ था उस साल मुझे याद है कि मैं 30 के आसपास 30 प्लस मॉक्स मतलब पेपर लगाया था। उसके बाद से सर क्योंकि इंटरव्यू बैक टू बैक होने लग गया तो टाइम थोड़ा कम हो गया, तो जैसे इस साल मैंने हार्डली 5-6 मॉक्स लगाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, 20-25 डेज था बस। अच्छा। तो उसी से हो गया। अच्छा, जो शुरुआती फेज से यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, उनको शुरुआत है, उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से बुक्स मटेरियल से स्टार्ट करना चाहिए? सर बेसिक बुक्स तो है जो वो तो करना ही चाहिए, लक्ष्मीकांत हो गया, ये सब पे तो पूरा कमांड होना चाहिए। स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए। फिर एंशियंट, क्योंकि स्टार्टिंग वाले टाइम में एंशियंट मिडिवल पढ़ लेना ज़्यादा इजी होता है, उसको बाद में छोड़ने के लिए वो क्या हो जाता है ना कि फिर वो लगता है कि क्यों पढ़ना, क्योंकि उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ लेने से वो सब क्लियर हो जाता है। तो ये सबसे स्टार्ट कर सकते हैं। NCERT नाइस बुक टू स्टार्ट विथ। एंड मुझे लगता है कि मेंस का तैयारी भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 2-3 महीना के बाद मेंस आंसर सीखना सब शुरू कर देना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरा गेम मेंस पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऑप्शनल ये सब चीज़ पहले तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बोला आंसर राइटिंग कैसे करें? बड़ा डर होता है, क्या लिखें क्या नहीं लिखें शुरुआत में, तो वो आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। इसके लिए क्या करना चाहिए? सर इसके लिए पहले तो इनर्शिया ब्रेक करना होगा, कि मान लेना होगा कि पहले बहुत गंदा ही आंसर्स लिखा जाएगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मैं भी पैराग्राफ्स में लिख रही थी। फिर समझ में आया टॉपर्स के कॉपी से एनालाइज करने के बाद कि नहीं, पॉइंटर्स लिखने से ज़्यादा इजी होगा, पेपर टाइम से कंप्लीट होगा। तो फिर आप किसी मेंटर से चेक करा सकते हो, जैसे कन्वर्ट IAS करके है, वो लोग चेक करके 24 आवर्स में रिटर्न कर देते हैं पेपर। तो उससे भी आप पर डे इंक्रीमेंटल चेंज, मतलब एक दिन में बहुत चेंज नहीं आएगा, वो आफ्टर 6-7 मंथ ही आपका आंसर राइटिंग बेटर हो पाएगा, जो एग्जैक्ट चाहिए होता है। तो आई थिंक डेली 2-3 आंसर्स लिखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, आफ्टर 2-3 महीने की प्रिपरेशन के बाद से। अच्छा मैडम, डिमोटिवेशन भी होता है। हाँ बिल्कुल। कई बार हम सोचने लगते हैं यार कितना लंबा सफ़र है, कब होगा क्या होगा, तो इसको कैसे फेस करते थे और क्या करना चाहिए ऐसे समय में? सर डिमोटिवेशन तो आता है। सबसे पहले तो कट ऑफ वो सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ है, ये चीज़ पूरा कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब देख के और मन ख़राब ही होता है कि आप इतना एक ही रूम में बैठ के आपकी लाइफ जा रही है। एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव फ्रेंड्स आपके आसपास हो, पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना। और सर डिमोटिवेशन, अगर आपका डेली टारगेट हो कि मुझे टेस्ट देना है नेक्स्ट दिन, तो उतना टाइम गैप छोड़ना ही नहीं है कि, और दिन भर इतना पढ़ लेना है कि इतना थक जाओ कि रात में सोचने के लिए टाइम नहीं मिले। जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अपने ही काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि समय नहीं मिले सोचने के हाँ लिए। बिल्कुल। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी वो सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों के कमेंट रहते हैं, सारे डाउट हमने पूरे किए। जो भी यदि आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।